आइसोगोनिक लाइन क्या है, एगोनिक लाइन क्या है, गेट का कहां पे यूज किया जाता है, पिवट क्या है, कितना मीटर चेन में कौन सा लिंक, कितना सारा लिंक इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन हर साल कितना इंक्रीज हो सकता है, ट्रू मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन में डिफरेंस क्या है, सबटेंस बार क्या है, सारा कुछ चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। तो बने रहिए, समय को महत्व देते हुए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। जय हिंद दोस्तों, डोजोमी सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव कोर्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हर दिन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पाने के लिए हमें इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए चेन 33 फीट लॉन्ग एंड कंसिस्टिंग ऑफ 16 लिंक्स ईच, द चेन इज। ऑप्शन ए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ऑप्शन, इंजीनियर्स चेन, गंटर्स चेन, रेवेन्यू चेन या मैट्रिक चेन। 33 फीट लंबाई है और उसमें 16 लिंक्स है, तो उस चेन को हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए, चेन बेसिकली 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंजीनियर्स चेन, गंटर्स चेन, रेवेन्यू चेन और मैट्रिक चेन। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज करें और आपको जो भी आंसर आपको है पता, ऑप्शन के साथ क्वेश्चन नंबर 1 दीजिए, ए बी सी या डी, वो आप आंसर में लिख सकते हैं। देखिए, बेसिकली मैट्रिक चेन 2 प्रकार का है, एक है 20 मीटर वाला, एक है 30 मीटर का। 20 मीटर का मैट्रिक चेन में 100 लिंक्स रहता है, 20 मीटर में 100 लिंक्स और 30 मीटर में 150 लिंक। 20 मीटर में 100 और 30 मीटर में 150। यहां पे है 33 फीट लंबाई है चेन का और 16 लिंक्स है, तो यह है रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन का लंबाई होता है 33 फीट जिसमें 16 लिंक्स रहता है। इसके अलावा गंटर्स चेन है, गंटर्स चेन का लेंथ है 66 फीट जिसमें लिंक्स रहता है 100, यानी कि 0.66 फीट का एक लिंक्स का मतलब डिफरेंस होता है। ठीक है। दूसरा है इंजीनियर्स चेन। इंजीनियर्स चेन 100 फीट लंबाई होता है और उसमें 100 लिंक्स रहता है, यानी कि हर एक फीट में एक लिंक्स रहता है। तो इंजीनियर्स चेन 100 फीट का 100 लिंक्स, गंटर्स चेन 66 फीट का 66 फीट का 100 लिंक्स, रेवेन्यू चेन 33 फीट का उसमें 16 लिंक्स। मैट्रिक चेन 2 टाइप का होता है, 20 मीटर वाला और 30 मीटर वाला। 20 मीटर में 100 लिंक्स रहता है, 30 मीटर में 150 लिंक्स। ठीक है, उम्मीद आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ लिंक्स इन ए 30 मीटर मैट्रिक चेन। अभी हम लोग पढ़े ऑप्शन ए 100 मीटर, ऑप्शन ए 100 नंबर्स, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 200। अगर आपको आंसर पता है क्वेश्चन के साथ आप कमेंट कीजिए। अभी हम लोग पढ़े 30 मीटर में कितना रहता है? 150 लिंक्स। 20 मीटर होता तो 100 लिंक्स रहता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द लॉन्गेस्ट चेन लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया इज नोन एज। लॉन्गेस्ट चेन लाइन कौन सा है? ऑप्शन ए बेस लाइन, ऑप्शन बी टाई लाइन, ऑप्शन सी चेक लाइन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द। बेस लाइन है, टाई लाइन है, चेक लाइन है, ऑल ऑफ दिस कौन सा है? अगर आपको आंसर पता है क्वेश्चन के साथ कमेंट कीजिए, मतलब यानी कि क्वेश्चन नंबर लिखिए 3, ए बी सी या डी, जो भी है आप लिख सकते हैं। देखिए, बेसिकली लॉन्गेस्ट चेन लाइन जो है वो चेन लाइन का ट्रायंगुलेशन फॉर्मूला में सबसे लंबा चेन लाइन जो होता है, फाउंडेशन जो होता है वो है बेस लाइन। बेस लाइन को एक पॉइंट ऑफ डिनोटेशन मानकर हम लोग उसको फाउंडेशन बनाकर हम लोग ट्रायंगुलेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। बेस लाइन फाउंडेशन होता है, वो सबसे लंबा बेस होता है उसका, कोई भी ट्रायंगल का बेस होता है वो। ठीक है। और बाकी चेन का भी काम के बारे में जान लेते हैं। चेक लाइन, चेक लाइन ये यूज किया जाता है एक्यूरेसी चेक करने के लिए। और इंटीरियर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ट्रायंगुलेशन का 2 साइड का ट्रायंगल लाइन को जोड़ने के लिए और एक मिनी एक्यूरेसी चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए। ठीक है, दोनों साइड को जोड़ने के लिए और मिनी ट्रायंगुलेशन फॉर्मेशन के भी काम में आता है। दूसरा है टाई लाइन। टाई लाइन भी एक्चुअली इंटीरियर जो एक ट्रायंगुलेशन के अंदर जो छोटा मोटा डिटेल्स है, ट्रीज हो गया, कोई घर हो गया, रिवर्स हो गया, तो छोटा पॉन्ड्स हो गया, तो छोटा छोटा जो इंटीरियर डिटेल्स है उसको लोकेट करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए और एक्यूरेसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है टाई लाइन। तो फाउंडेशन लाइन है बेस लाइन, एक्यूरेसी चेक और इंटीरियर लोकेशन के लिए टाई लाइन, चेक एक्यूरेसी और परफेक्ट एक्यूरेसी और प्रूफ लाइन और दोनों साइड एंगल को जोड़ने के लिए है आपका चेक लाइन। ठीक है, तो ये सारा याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, पॉजिटिव एरर इज कॉज्ड इफ। पॉजिटिव एरर हो सकता है अगर ऑप्शन ए लेंथ ऑफ द चेन इज शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड, चेन का लेंथ अगर छोटा हो गया तो। ऑप्शन बी स्लोप एंड सेफ करेक्शन इज नॉट अप्लाइड। ऑप्शन सी
मेजरमेंट्स आर मेड अलोंग द इनकरेक्ट अलाइंड लाइन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। पहले आप बताइए पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर है क्या? अगर आपको आंसर पता है कमेंट कीजिए आप क्वेश्चन नंबर के साथ। देखिए पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर है क्या? बेसिकली पॉजिटिव एरर उसे कहा जाता है अगर आपका एक्चुअल लेंथ से आपका सर्वेड लेंथ, मेजर्ड लेंथ अगर आपको ज्यादा आया है तो, यानी कि मान के चलिए आपको दिया गया है एक मेट्रिक चेन, ठीक है, एक आपको मेट्रिक चेन हम धरा है 30 मीटर वाला और एक 60 मीटर का एक लेंथ को आपको मेजर करना है। हमको पता है कि वो 60 मीटर वाला है। अब कोई कारण की वजह से आप, हो सकता है आपका चेन छोटा हो गया हो या पहले गड़बड़ हुआ था, उसको एडजस्ट करने के लिए आप रिंग्स को ज्यादा ऐंठ दिए हो तो चेन शॉर्ट हो गया हो, या टेम्परेचर की वजह, सैग करेक्शन, दोनों तरफ से आप दोनों दोस्त गए और दोनों तरफ से आप पकड़े और बीच में झूल गया हो, सैग हो गया हो, उसको करेक्शन नहीं किए तो एक्चुअल चेन था 30 मीटर का, लेकिन कोई कारणवश वो 30 मीटर ना होकर 29 मीटर रह गया, 1 मीटर छोटा हो गया। अब 1 मीटर छोटा हो गया तो आपको नहीं पता, 30 मीटर का चेन 29 मीटर का हो गया। अगर आप उस चेन में नापिएगा तो 2 बार आप नाप लीजिएगा, 2 बार नाप लीजिएगा तब भी हो जाएगा 29 58 फीट, तब भी 2 मीटर बच जाएगा, 58 मीटर। उसके बाद आप थोड़ा और नापिएगा फिर 2 मीटर निकलेगा, तब आप क्या लिख दीजिएगा कि ये 62 मीटर है ये लेंथ। तो एक्चुअल था ये 60 मीटर, आप कर दिए 62 मीटर, यानी कि बढ़ा दिए, ऐड कर दिए, उसमें ज्यादा लेंथ आप ऐड कर दिए, वो हो जाएगा पॉजिटिव एरर जिसमें ऐड हुआ हो, ठीक है। अब ठीक इसका उल्टा क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए आपका चेन का जो कनेक्शन रिंग है ये मान लीजिए खुल गया हो, खींचा खींची की वजह से 30 मीटर वाला चेन 31 मीटर का हो गया, 31 मीटर का, या कोई कारणवश हो सकता है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत आया है इसमें, और 30 मीटर वाला चेन 31 मीटर का हो गया है। अब 60 मीटर में आप क्या कीजिएगा? पहले आपको तो नहीं पता कि 31 मीटर हो गया, हो चुका है वो, तो पहले आप 30 मीटर नापे, उसके बाद 30 मीटर फिर नापिएगा, देखिएगा ज्यादा ही आ रहा है, यानी कि मान के चलिए 60 मीटर था, आपको 58 या 59 मीटर में आपका खत्म हो चुका, तो आप क्या लिख दीजिएगा? 59 मीटर, लेकिन उधर 60 मीटर चेन में गड़बड़ी था इसीलिए डिस्टेंस घट गया है, तो ये तो आपको नहीं पता। तो एक्चुअल लेंथ से आप क्या किए? लेंथ को घटा दिए, यानी कि माइनस कर दिए, तब ये हो जाएगा नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर क्या है? जिसमें मेजर्ड लेंथ एक्चुअल लेंथ से ज्यादा आता हो। नेगेटिव एरर क्या है? जहां पे मेजर्ड लेंथ जो है वो एक्चुअल लेंथ से कम आता हो, ठीक है। 60 मीटर के जगह 59 मीटर आ गया, 58 मीटर आ गया, 58 मीटर आ गया, 56 मीटर आ गया, तो इन दैट केस दैट इज नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर क्यों हो सकता है? अगर चेन करेक्शन के टाइम पर आप अगर ढीला हो गया हो बीच का कनेक्शन पॉइंट, रिंग्स जो है वो खुल चुका हो, ठीक है, या फिर मान के चलिए आप अप्रोक्स यूज नहीं किया, ठीक से आप पकड़े नहीं चेन को, इस वजह से हो सकता है नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर किस लिए हो सकता है? अगर मान के चलिए पॉजिटिव एरर यानी कि ज्यादा आप टाइट कर दिए हो रिंग्स को, तो चेन छोटा हो गया है कोई कारणवश, और ये भी हो सकता है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से सिकुड़ गया है वो, या फिर हो सकता है आप सैग करेक्शन नहीं किए हो, ठीक है, या फिर अच्छे से पकड़े नहीं थे चेन को, बीच में वो सैग हो गया हो। तो ये सब कारण की वजह से चेन अगर छोटा हो गया है, डिजायर्ड लेंथ अगर छोटा हो गया है, मेजर्ड लेंथ, इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड पॉजिटिव एरर, ठीक है। तो क्या ऑप्शन में क्या है? लेंथ ऑफ द चेन इज शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड, यह भी कारण है। स्लोप एंड सेफ करेक्शन इज नॉट अप्लाइड, यह भी कारण हो सकता है। मेजरमेंट्स आर मेड अलोंग द इनकरेक्टली अलाइंड लाइन, यह भी कारण हो सकता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। द सैग करेक्शन इज ऑलवेज ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सैग करेक्शन क्या है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में आप आंसर लिखें। देखिए दोनों दोस्त आप चेन को पकड़े हुए हैं और अच्छे से खींचे नहीं है, या बहुत ज्यादा लंबा होने की वजह से बीच में वो सैग हो गया है, बीच में सैग हो गया है वो, ठीक है। तो सैग होने की वजह से क्या होगा? लेंथ घट जाएगा चेन का, यानी कि चेन का लेंथ अगर 30 मीटर हो है, आप अगर सैग हो गया है बीच में, तो 30 मीटर थोड़ी नाप पाएगा जी। बीच में अगर सैग हो गया हो, बीच में झूल गया हो, तो 30 मीटर तो नहीं नपाएगा, वो कम हो जाएगा, 28 मीटर नपाएगा। तो क्या होगा? इस वजह से पॉजिटिव एरर आएगा, यानी कि 60 मीटर का आप लेंथ आप 62 या 65 मीटर नाप दीजिएगा, तो वो एरर क्या है? एरर पॉजिटिव है, एरर पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपको करेक्शन करना हो तो क्या करना होगा आपको? फिर उसको करेक्शन में फिर आपको माइनस करना होगा, यानी कि सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो फिर ये करेक्शन जो है वो नेगेटिव है,
ठीक है। एरर जो है पॉजिटिव है क्योंकि वो लेंथ में ज्यादा आएगा। सैग करेक्शन अगर आप नहीं किए, अगर बीच में झूल गया हो तो वो लेंथ में ज्यादा आएगा क्योंकि चेन शॉर्ट हो गया है। लेकिन ये करेक्शन के टाइम पे आपको सबट्रैक्ट करना होगा, तो ये करेक्शन नेगेटिव है, ठीक है। चलिए, आपको स्क्रीन पे दे दिए हैं कौन सा करेक्शन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। आप वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6, ट्रू मेरिडियंस। ट्रू मेरिडियंस ऑप्शन ए आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑप्शन बी कॉन्वर्ज एट ए पॉइंट कॉल्ड पोल, ऑप्शन सी कॉन्वर्ज नियर इक्वेटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखिए, ट्रू मेरिडियन है क्या? दो चीज है, एक तो है ट्रू मेरिडियन, एक है मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके कमेंट में आप जरूर क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखें। देखिए, ट्रू मेरिडियन क्या है? ट्रू मेरिडियन यानी कि जो आपका है जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक नॉर्थ या जियोग्राफिक साउथ जो है, ठीक है, ये आपका ट्रू मेरिडियन है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डिनोट करता है, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। दोनों में अंतर लगभग हर साल 2 से 2.5 डिग्री, सॉरी, हर 100 ईयर्स में, हर 100 साल में 2 से 2.5 डिग्री वो चेंज होते रहता है मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ साथ। तो ट्रू मेरिडियन जो है, ऑप्शन में क्या दिया है? आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल किसे कहा जाता है? अगर दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम बना रहे, दैट इज पैरेलल। तो ये ट्रू मेरिडियन क्या है? जो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक, सॉरी, ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ को कनेक्ट करता हो, एक दूसरे, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कनेक्ट करता हो। तो ये पैरेलल तो नहीं होगा, पैरेलल इक्वेटर पे पैरेलल होगा, बीच में पैरेलल होगा। लेकिन जैसे ही साउथ मतलब पोल की तरफ जाएगा वो, धीरे धीरे उसका डिस्टेंस घटेगा। तो मर्ज कहां पे होता है? वो मर्ज होता है एक पोल पे। तो कन्वर्ज एट ए पॉइंट कॉल्ड पोल, यानी कि जो एक्चुअल मेरा जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ है, जिसके ऊपर बेस करके मेरा मैपिंग किया जाता है, एक्चुअल जो नॉर्थ साउथ है, दोनों मेरिडियन एक कनेक्शन पॉइंट, एक लाइन है इमेजिनरी, जो कि पोल पे जाके कनेक्ट होता हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आइसोगोनिक लाइन आर, ऑप्शन ए लाइन passing through points having same declination at a point, option B line passing through point of zero declination, option C line passing through point having same dip, option D line passing through point having zero dip। अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो आप पॉज करके जरूर आंसर लिखें। देखिए, दो चीज है यहां पर, दो इमेजिनरी लाइन का बात किया जा रहा है। अगर आपको आंसर पता है कमेंट में आप आंसर लिखिए। एक है आइसोगोनिक लाइन, दूसरा है एगोनिक लाइन। एगोनिक लाइन क्या है? बेसिकली एगोनिक लाइन जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ दोनों को कनेक्ट करता हो, और वो लाइन जो है दोनों को एक साथ कनेक्ट करता हो, जिसमें डिक्लाइनेशन का कोई बात नहीं है, क्योंकि सेम लाइन पे कन्वर्ज हो रहा है, तो डिक्लाइनेशन का कोई बात है नहीं। आइसोगोनिक लाइन क्या है? जो कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को फॉलो करता हो। ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ का या मैग्नेटिक साउथ का जो डिक्लाइनेशन है, जो अंतर है बीच में, जो बेसिकली 10 से 20 डिग्री का अंदर रहता है, 11-12 डिग्री रहता है, और हर 100 ईयर्स में 2 से 2.5 डिग्री वो चेंज होते रहता है। तो ये जो डिफरेंसेस है, तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को फॉलो करता हो, जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है उसी लाइन पे वो कन्वर्ज होता हो। तो इसका साथ हर साल मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन के साथ जितना चेंज है उसी लाइन को फॉलो करेगा। और एगोनिक लाइन जो है वो हमेशा दोनों लाइन जहां पे एक साथ क्रॉस होता हो, ट्रू नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ, एक ही मतलब पैरेलली देखा जाए तो कहीं पे तो एक जगह पे वो क्रॉस करेगा ना एक दूसरे को, तो वो है एगोनिक लाइन। और आइसोगोनिक लाइन क्या है? जो कि मैग्नेटिक फॉलो अप को कन्वर्ज करता हो, यानी कि लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स हैविंग सेम डिक्लाइनेशन। जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को जो फॉलो करता हो उसे कहा जाता है आइसोगोनिक लाइन। और जो है ट्रू नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ एक साथ जो कनेक्ट करता हो और जहां पे डिक्लाइनेशन का बात ही नहीं है, दैट इज द एगोनिक लाइन। हो सकता है आपको, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, quadrantal system confines the user to measure the bearing from, option A the north point clockwise, option B the north point or south point whichever is near, option C the north point is anti-clockwise, option D none of this। पहले अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन के साथ आंसर लिखें। होल सर्कल बियरिंग क्या है और क्वाड्रेंटल बियरिंग है क्या? होल सर्कल बियरिंग नाम से आप थोड़ा सा समझिए। देखिए, वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होगा ना, तो लगभग आप आंसर का करीब चल जाइएगा कि आंसर क्या हो सकता है। होल सर्कल यानी कि टोटल 360 को कवर करता हो, ठीक है। जो मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ है
ठीक, जो मेरा नॉर्थ साउथ डिनोटेशन है ये नॉर्थ से कैलकुलेशन होता है और ये 0 से 360 तक वेरी करता है, दैट इज होल सर्कल। क्वाड्रेंट यानी कि आप 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब होल सर्कल बियरिंग में नॉर्थ या साउथ जो नजदीक होगा वहां से कैलकुलेशन होगा। अगर साउथ नजदीक रहा तो साउथ फिर 48 डिग्री, अब जो जिस क्वाड्रेंट में आता हो, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, या नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, जो नॉर्थ या साउथ दोनों पॉइंट को माना जाएगा। नॉर्थ है नीचे में साउथ माना जाएगा और ऊपर 180 डिग्री के ऊपर उधर नॉर्थ को नजदीक माना जाएगा। और जिस क्वाड्रेंट में आएगा वो ईस्ट, तो नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट या नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट, और नीचे अगर हुआ तो साउथ 25 डिग्री ईस्ट या साउथ 45 डिग्री वेस्ट, जो नजदीक होगा मतलब, ठीक है। तो दैट इज क्वाड्रेंटल सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, द नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट व्हिचएवर इज नियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स इज नोन एज, ऑप्शन ए कंटूर इंटरवल, ऑप्शन बी कंटूर लाइन, ऑप्शन सी कंटूर ग्रेडियंट, ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। देखिए क्या बोला जा रहा है यहां पे, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस हाइट का बात किया जा रहा है, उसे क्या कहा जाता है। और यह भी बताइए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या कहा जाता है। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यहां पे कुछ डिस्टेंस है 300 मीटर, फिर यहां पे 500 मीटर हो गया, तो ये जो दोनों का डिस्टेंस हो गया 200 मीटर का, इसे कहा कहते हैं हम लोग। और जो हाइट का डिस्टेंस है उसे क्या कहा जाता है। देखिए अगर आपको आंसर पता है तो आंसर जरूर लिखें। हाइट का अगर बात किया जा रहा है, अगर वर्टिकल डिस्टेंस का बात किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल इंटरवल। जहां पे वर्टिकल का बात हो रहा है दैट इज वर्टिकल इंटरवल, और जहां पे हॉरिजॉन्टल का बात किया जा रहा है दैट इज हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट। वर्टिकल तो वर्टिकल इंटरवल, और हॉरिजॉन्टल का बात किया जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 10, ए कर्व varying radius introduced between two branches of compound curve is called, the curve varying radius introduced between two branches of compound curve is called, option A transition curve, option B base curve, option C mean curve, option D common curve। हमेशा याद रखिएगा दोनों कंपाउंड कर्व को या कोई भी बेसिकली हॉरिजॉन्टल कर्व को मैक्सिमम जो कनेक्ट करता हो दैट इज ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व का मोटिव क्या रहता है, जो व्हीकल है या जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो आराम से पास हो पाए, ठीक है। और हाईवे में इसका फंक्शन क्या है, सुपर एलिवेशन आराम से इंट्रोड्यूस करता है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक जितना हो सकता है दोनों कर्व को कनेक्ट करता हो। मान के चलिए एक मेरा स्ट्रेट लाइन है, अचानक से सर्कुलर कर्व आ गया, तो अगर अचानक से सर्कुलेशन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, गाड़ी सब पलट के खाई में गिर जाएगा जाके, ठीक है। तो उस केस में ट्रांजिशन कर्व इस्तेमाल किया जाता है, दोनों कर्व के बीच में एक कनेक्टिंग पॉइंट का काम किया जाता है जो धीरे धीरे स्लोप टू हाइट में ट्रांसफर करता हो, और एग्जैक्ट पॉइंट पे भी वही सेम 0 जितना मेरा 45 या 60 डिग्री होगा वहां से लेकर फिर स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करता हो, तो कंपाउंड कर्व भी सेम है। तो दैट विल बी द आंसर ऑफ ऑप्शन ए ट्रांजिशन कर्व। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोसेस टर्निंग टेलीस्कोप अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन ए वर्टिकल प्लेन। क्वेश्चन को समझिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और वर्टिकल प्लेन है, बाय ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज नोन एज। टेलीस्कोप को हम क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वर्टिकली टर्न कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, रिवर्सिंग, प्लांगिंग, ट्रांजिटिंग या ऑल ऑफ दिस। इसको बताइए। अगर आपको आंसर पता है तो क्वेश्चन नंबर लिखिए 11 और 11 के ए बी सी या डी कमेंट करिए, सबको क्रॉस चेक भी हो जाएगा। देखिए अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल के में से अगर आप वर्टिकल को मूव कराएंगे, वर्टिकल मतलब ऐसे मूव होगा, आईपीस मेरा यहां है तो उल्टा कर देंगे एग्जैक्टली, तो इसे हम लोग कह सकते हैं रिवर्सिंग, प्लांगिंग, ट्रांजिटिंग एक ही चीज है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के समक्ष हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं। इसका उल्टा अगर क्या है, वर्टिकली मेरा फिक्स्ड है, मतलब आईपीस मेरा सामने है, ऐसे हम देख रहे हैं, ठीक है, और इसको कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल हम मूव कर दिए, वर्टिकल मेरा फिक्स्ड है, हॉरिजॉन्टली मूव कर दिए, इसको बोलेंगे स्विंगिंग। हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड है और वर्टिकल को अगर हम मूव किए दैट इज ट्रांजिटिंग, रिवर्सिंग एक ही चीज है।
और अगर वर्टिकल मेरा फिक्स्ड है और हॉरिजॉन्टली इसको मूव किए, दैट इज कॉल्ड स्विंगिंग। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए हर क्वेश्चन को आप समझ के पढ़िएगा तो रटने का जरूरत नहीं है। भले ही 10 क्वेश्चन करे हर दिन, 20 क्वेश्चन करे, लेकिन अच्छे से करे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12, ए गेट कैप इज फिटेड विद ऑप्शन ए क्रॉस स्टाफ, ऑप्शन बी लेवल, ऑप्शन सी चेन, ऑप्शन डी प्रिज्मेटिक कंपास। अब बताइए कहां पे यूज किया जाता है गेट कैप, और गेट कैप है क्या? आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जरूर लिखें। देखिए बेसिकली प्रिज्मेटिक कंपास में, प्रिज्मेटिक कंपास का पहले आपको यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिज्मेटिक कंपास का डायमीटर कितना होता है बॉक्स का। तो जान लीजिए प्रिज्मेटिक कंपास का जो बॉक्स डायमीटर है वो बेसिकली 85 से 115 मिलीमीटर तक वो डिपेंड कर सकता है, वेरी कर सकता है वो 85 से लेके 110-15 तक। और उसके अंदर जो ग्रेजुएटेड रिंग है प्रिज्मेटिक कंपास में, जो ग्रेजुएटेड रिंग है मेरा, जो सस्पेंडेड अवस्था में रहता है, तो सस्पेंडेड अवस्था में रहता कैसे है? नीचे तो कुछ तो है, तो एक स्टील का एक पिवट दिया जाता है, स्टील पिवट के ऊपर वो ऐसे सस्पेंडेड अवस्था में रहता है, ऐसे घूमते रहता है और वो ऊपर से ना निकल जाए, इसीलिए उसको एक गेट कैप से लॉक कर दिया जाता है। लेकिन वो टाइट लॉक नहीं होता कि ऐसे ही लॉक हो जाए, एकदम मूव ना कर पाए, एक फ्रीली मैकेनिज्म किया जाता है उस पर, ऊपर से उसको लॉक करने के लिए। तो कहां पे यूज होता है? प्रिज्मेटिक कंपास में, ठीक ना। छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन यही से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, ए सीरीज ऑफ, वैसे ये एसएससी 2007 में भी आया था, ए सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन इज रिप्रेजेंट ए। कंटूर लाइन जो है बहुत क्लोज है, ठीक है। ऑप्शन ए स्टीप स्लोप, ऑप्शन बी जेंटल स्लोप, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म स्लोप, ऑप्शन डी प्लेन सरफेस। अगर आपको आंसर पता है क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए और कमेंट में आंसर लिखिए आप। बहुत नजदीक कंटूर लाइन है, बेसिकली कंटूर लाइन डिनोट्स द स्टेप्स, बहुत नजदीक है तो उसको क्या बोलेंगे? बहुत जल्दी जल्दी स्टेपिंग आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी स्लोपिंग आ रहा है, मतलब यानी कि स्टीप स्लोप है। और अगर बहुत दूर दूर है स्लोपिंग, बहुत दूर दूर कंटूरिंग किया गया है, कंटूर लाइन बहुत डिस्टेंस उसका बहुत ज्यादा है, तो जेंटल स्लोप है, स्लोप ज्यादा नहीं है, बहुत आराम से स्लोप है, तभी वो दूर में होगा। लेकिन बहुत जल्दी उसमें हाइट में बदलाव आएगा, हाइट में चेंजेस जो है बहुत क्लोजली इंटरवल पे आएगा, बहुत नजदीक होगा, तो ये रिप्रेजेंट करता है स्टीप स्लोप को, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द एंगल बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रिसाइडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन ऑफ ए ट्रैवर्स इज कॉल्ड। प्रोलोंगेशन यानी कि बढ़ना, बढ़ता हुआ, प्रोलोंगेशन। वर्ड्स में ऐसा कुछ कुछ इतना इंग्लिश में टफ वर्ड दे दिया है आजकल, मतलब वर्ड में अच्छा प्रोलोंगेशन खाने वाला चीज होगा कोई, तो ऐसा नहीं है। प्रोलोंगेशन है कि बढ़ना ऑफ द प्रिसाइडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन ऑफ ए ट्रैवर्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए डिफ्लेक्शन एंगल, ऑप्शन बी इंक्लूडेड एंगल, ऑप्शन सी डायरेक्ट एंगल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बताइए क्या बोला जा रहा है? अगर आपको आंसर पता है कमेंट कीजिए। क्या बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन में? एंगल बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ प्रोसीडिंग लाइन, प्रीसीडिंग लाइन जो मेरा मूव कर रहा है जो लाइन, उसको अगर हम आगे ही बढ़ाते रहते, प्रिसाइड करते आगे, तो वो जो एक इमेजिनरी लाइन, और हम क्या बोल रहे हैं, और उसी कंटूरिंग को कंप्लीट करने के लिए जो मूव कर गया जो लाइन, ठीक है, उसी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो फॉरवर्डेड लाइन है, दोनों के बीच में जो एक इमेजिनरी एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन यानी कि घट जाना, उतना डिफ्लेक्ट हुआ है, कम हुआ है। यानी कि मान के चलिए हम एक मैपिंग कर रहे थे, अगर लाइन को इधर ना मुड़ाते तो सीधे चल जाता है वो, तो एक इमेजिनरी जो लाइन बनता है डॉटेड में आप देख पा रहे हैं, और उसको मैपिंग को कंप्लीट करने के लिए जो हम मूव किए, ये दोनों के बीच में जो एंगल होगा इसको बोलेंगे डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सबटेंस बार इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर। ऑप्शन ए लेवलिंग, ऑप्शन बी मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन प्लेन एरिया, ऑप्शन सी मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अनड्यूलेटेड एरिया, ऑप्शन डी मेजरमेंट ऑफ एंगल। बताइए क्या हो जाएगा? सबटेंस बार कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? देखिए बेसिकली अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। बेसिकली सबटेंस मेथड में 3 चीज को हमको जरूरत है, ठीक है, लेंथ मेजरमेंट के लिए। कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं? अनड्यूलेटेड एरिया में हम लोग यूज कर सकते हैं, जहां पे नॉर्मल मेथड हम थोड़ा सा टफ हो जाएगा। दैट
एरिया वी कैन यूज सबटेंस मेथड। समटेंस मेथड में हमको चाहिए एक थियोडोलाइट, एक ट्रिपड और एक सबटेंस बार। सबटेंस बार का बेसिकली लेंथ 2 मीटर तक हो सकता है, और लेकिन इसमें हम लोग बेसिकली 200 मीटर तक हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है सबटेंस बार का लेंथ कितना हो सकता है, 2 मीटर तक हो सकता है। कितना तक हम लोग कर सकते हैं कैलकुलेशन, 200 मीटर तक कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे कोई बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग, वर्टिकल नहीं। और इसमें बेसिकली आपको कोई चेन टेप वगैरह काउंटर नहीं किया जाता, ठीक ना। यहां पे एंगल कैलकुलेशन से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं डिस्टेंस का। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन अनडिल्यूटेड एरिया। लेकिन दो चीज याद रखिएगा, 2 मीटर तक लेंथ होता है सबटेंस बार का, और 200 मीटर तक हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लमसम है ये। क्वेश्चन नंबर 16, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय टेक्योमेट्रिक ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन ए रिक्वायर स्लोप करेक्शन, ऑप्शन बी रिक्वायर टेंशन करेक्शन, ऑप्शन सी रिक्वायर स्लोप एंड टेंशन करेक्शन, ऑप्शन डी डू नॉट रिक्वायर स्लोप एंड टेंशन करेक्शन। अभी हम लोग पढ़ रहे थे टेक्योमेट्रिक में सबटेंस बार वगैरह जो होता है, हम लोग तो एंगल मेजरमेंट से हम लोग काम करते हैं, ट्रायंगुलेशन फॉर्मेशन से। तो वहां पे कोई सैगिंग वगैरह का प्रोसेस तो आता ही नहीं है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, डू नॉट रिक्वायर स्लोप एंड टेंशन करेक्शन। क्वेश्चन नंबर 17, ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल्स ऑन ए कर्व कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग। ऑप्शन ए कंपाउंड कर्व, ऑप्शन बी वर्टिकल कर्व, ऑप्शन सी रिवर्स कर्व, ऑप्शन डी ट्रांजिशन कर्व। अभी हम लोग पढ़ रहे थे हाईवे में क्या होता है, अगर अचानक से मान लीजिए स्ट्रेट रोड है, अचानक से सर्कुलर कर्व दे दिए एक, तो गाड़ी सब देखिएगा पलट के खाई में गिर के बैठा हुआ है सब मर मुरा के। तो वहां पे दोनों कर्व को एंटायर करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए एक ट्रांजिशन कर्व इस्तेमाल किया जाता है, जो धीरे धीरे सुपर एलिवेशन को बढ़ाता हो, धीरे धीरे स्लोप को इंट्रोड्यूस करता हो, एक स्लोली प्रोसेस में एक ह्यूज कर्व से या नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन से या एक सर्कुलर कर्व से नेक्स्ट कर्व से और स्ट्रेट लाइन को जोड़ने के लिए ये कनेक्शन पॉइंट का काम करता है। ट्रांजिशन कर्व जितना अच्छा होगा उतना एक्सीडेंट वगैरह कम होगा, ठीक है। तो दैट इज द ट्रांजिशन कर्व। वैसे भी वर्टिकल ये रिवर्स कर्व जो है, रिवर्स कर्व तो एस कर्व है बेसिकली, तो ये सब तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, डिफरेंट ग्रेड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय ए। ग्रेड यानी कि स्लोप का बात किया जा रहा है, बेसिकली वर्टिकलेशन का बात किया जा रहा है। ऑप्शन ए कंपाउंड कर्व, ऑप्शन बी ट्रांजिशन कर्व, ऑप्शन सी रिवर्स कर्व, रिवर्स कर्व को हम लोग एस कर्व भी बोलते हैं, ऑप्शन डी वर्टिकल कर्व, ठीक है। तो ट्रांजिशन कर्व ले लीजिए, रिवर्स कर्व ले लीजिए, कंपाउंड कर्व ले लीजिए, ये सारा लेकिन हॉरिजॉन्टल कर्व है, ठीक है। ग्रेडेशन का जहां पे बात आ रहा है वहां पे कोई ग्रेडेबल कर्व चाहिए जो कि है वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व जो है वो दोनों अलग ग्रेड को कनेक्ट करता हो, वर्टिकल कर्व। ट्रांजिशन कर्व वगैरह तो हॉरिजॉन्टल कर्वेशन है, लेकिन वर्टिकल कर्व जो है वो दोनों अलग अलग ग्रेड को कनेक्ट करता है, ठीक ना, अलग अलग हाइट को। क्वेश्चन नंबर 19, द शेप ऑफ द वर्टिकल कर्व जनरली प्रोवाइडेड इज। शेप, ऑप्शन ए सर्कुलर, ऑप्शन बी पैराबोलिक, ऑप्शन सी स्पाइरल, ऑप्शन डी इलिप्टिकल। बताइए क्या होगा। बेसिकली जो शेप है वो पैराबोलिक होता है, और आइडियल पैराबोलिक 2 डिग्री तक है। बेसिकली वर्टिकल का शेप जो है वो पैराबोलिक है, और आइडियल पैराबोलिक कर्व का डिग्री जो है वो 2 डिग्री तक होता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द अर्थ। ये कमेंट कीजिए आप आंसर। क्वेश्चन नंबर ए स्फेरॉइड, ऑप्शन बी इलिप्सॉइड, ऑप्शन सी ऑब्लेट स्फेरॉइड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए बेसिकली स्फेरॉइड जो है, आप मान के चलिए, आप दिमाग में लाइए ग्लोब, हमारा अर्थ जो है, मेरा नहीं है हम सबका है। बेसिकली जो अर्थ है, अर्थ का हम अगर 3D बात करें, एक होता है डेप्थ और इधर चौड़ाई आप बात कर सकते हैं। तो आप डेप्थ को मान के चलिए सेंटर कोर से, डेप्थ हो गया आपका मान के चलिए A, और इधर इक्वेटर तक है आपका लेंथ है B, और इधर एक 3D ले लीजिए Y एक्सिस में जो कि है C। अगर आपका तीनों सेम है तो एक सर्कल एग्जैक्टली सर्कल होगा, एग्जैक्टली एक ग्लोब, एक सर्कुलर, एक बॉल जैसा, तो दैट विल बी कॉल्ड स्फेरॉइड। लेकिन मान के चलिए इलिप्सॉइड क्या है, जहां पे A, B, C तीनों अलग है, चपटा जैसा कैसा गजब टाइप का दिखेगा जी। A, B और C तीनों एक्सिस अलग लेंथ का है, दैट इज इलिप्सॉइड। ऑब्लेट स्फेरॉइड यानी कि डेप्थ जो है ये फिक्स्ड है A,
और इक्वेटर में क्योंकि अर्थ जो है वो घूमते रहता है, घूमने के वजह से, घुमाव के वजह से इक्वेटर में थोड़ा सा फैल गया है, वो तोंद जैसा ना सामने बढ़ जाता है, तो ऐसे थोड़ा सा फैल गया है इक्वेटर में। तो इक्वेटर में लेंथ उसका ए से अधिक है। अगर मान के चलिए एक बॉल है, ए तक सेंटर टू टॉप, नॉर्थ पोल से सेंटर तक उसका लेंथ है 50 मीटर, तो इक्वेटर तक एक्स एक्सिस में उसका लेंथ है 60 मीटर मान के चलिए, तो इक्वेटर में थोड़ा सा फैल गया है। इस शेप को बोलते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड, जहां पे इक्वेटर नॉर्थ पोल से कोर तक और कोर से इक्वेटर का लेंथ नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से अधिक होता है, क्योंकि इक्वेटर में थोड़ा सा फैल गया हो तोंद जैसा, तो दैट शेप इज कॉल्ड ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, उम्मीद है आप लोग आज बहुत कुछ सीखे होंगे। जो जो इंपॉर्टेंट चीज है आप नोट करते चलिए, और फिर से बता दें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पाने के लिए हर दिन इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें। ठीक है, अपना ध्यान रखें, इस देश की एकजुटता को बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।